कि किसी आधी रात को पुलिस दरवाजे पर दस्तक दे और बिना कोई कारण बताए किसी नागरिक को गिरफ्तार करके ले जाए। ये तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक बहुत ही डरावनी स्थिति है। बिल्कुल। और ऐसे में उस व्यक्ति को बचाने वाला सबसे बड़ा हथियार क्या होगा? कोई बंदूक या रसूख नहीं, बल्कि कुछ ऐसे नियम हैं जो दशकों पहले पेरिस के एक कमरे में लिखे गए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे कॉन्सेप्ट को अनपैक करते हैं। सबसे पहले पहली स्लाइड से नींव की बात करते हैं। मानवाधिकार वो मौलिक अधिकार हैं जो बिना किसी भेदभाव के जन्म से ही प्राप्त हैं। और देखिए, अक्सर लोगों को लगता है कि ये कोई पश्चिमी देशों की देन है, जबकि हमारे वेदों में भी समानता, न्याय, स्वतंत्रता और शांति के रूप में इन अधिकारों की बात की गई है। बिल्कुल। अब यहीं से हमारी परीक्षा का एक बहुत ही शानदार एमसीक्यू टकराता है। सवाल ये है कि मानवाधिकारों को 3 पीढ़ियों यानी 3 जनरेशन्स में बांटने का सिद्धांत किसने दिया? विकल्प ए है नेल्सन मंडेला और विकल्प बी है कैरल वासाक। क्या कहते हैं आप? इसका सही उत्तर विकल्प बी, कैरल वासाक है। अच्छा। लेकिन यहाँ रुककर विद्यार्थियों को यह समझना जरूरी है कि अधिकारों को पीढ़ियों में बांटा क्यों गया। मतलब क्या पहली पीढ़ी के अधिकार खत्म हो गए थे? मुझे तो लगता है ये क्रमिक विकास है ना? जैसे एक इमारत की नींव रखी जाती है। बिल्कुल सही पकड़ा। पहली पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन में नागरिक और राजनीतिक अधिकार आते हैं। मतलब आपकी व्यक्तिगत आजादी, जैसे बोलने की आजादी या मनमानी गिरफ्तारी से आजादी। हाँ, मतलब जो सबसे बेसिक है। जी। लेकिन जब इंसान को आजादी मिल गई, तब उसे महसूस हुआ कि भूखे पेट आजादी का क्या मतलब। इसलिए दूसरी पीढ़ी में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार आए, जैसे काम और शिक्षा का अधिकार। अच्छा, एक मिनट। अगर एक इंसान को आजादी मिल गई और रोटी कपड़ा भी मिल गया, तो फिर इस तीसरी पीढ़ी की क्या जरूरत आ पड़ी? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, जैसे जैसे दुनिया आधुनिक हुई ना, कुछ नई चुनौतियां सामने आई जिन्हें कोई व्यक्ति अकेला नहीं सुलझा सकता था। जैसे कि पर्यावरण। बिल्कुल। मान लीजिए आपके पास पैसा भी है, आजादी भी है, लेकिन आपके शहर की हवा ही जहरीली है, तो क्या फायदा? इसलिए तीसरी पीढ़ी में समूह और पर्यावरण अधिकार शामिल किए गए, जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। अरे वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल प्रोग्रेशन है। पहले आजादी, फिर रोटी और अब साफ हवा। जी बिल्कुल। खैर, अब दूसरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। मानव जाति का अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा, जिसे हम UDHR कहते हैं, ये 10 दिसंबर 1948 को आया था। और इसीलिए तो 1950 से हम 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। सही बात है। और सुनने वालों, ये दुनिया का सबसे अधिक अनुवादित दस्तावेज है, मतलब 577 से ज्यादा भाषाओं में। अब यहाँ से एक ट्रिकी MCQ बनता है। जी पूछिए। UDHR ड्राफ्ट कमेटी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था और दुनिया का पहला चाकर किसे माना जाता है? इसका पहला हिस्सा तो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। भारत का प्रतिनिधित्व हंसा मेहता जी ने किया था। हंसा मेहता? अच्छा। और उनका योगदान सिर्फ वहां मौजूद रहने तक नहीं था। दरअसल ड्राफ्ट में लिखा था ऑल मेन आर बॉर्न फ्री। हंसा मेहता जी ने ही इसका विरोध किया और इसे ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री करवाया। एक शब्द ने पूरी दुनिया की आधी आबादी को उनके अधिकार दिला दिए। कमाल है। बिल्कुल। और ड्राफ्ट कमेटी के बाकी सदस्यों की बात करें तो अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट थी, ड्राफ्ट निर्माता जॉन पीटर्स हम्फ्रे थे और उपाध्यक्ष PC चांग थे। और वो दुनिया का पहला चार्टर वाला सवाल। जी, वो साइरस सिलेंडर को माना जाता है। और एक फैक्ट और याद रखिएगा, UDHR को संयुक्त राष्ट्र महासभा के तीसरे सत्र में पेरिस में अपनाया गया था। पेरिस में, ठीक है। अब तीसरी स्लाइड पर आते हैं। देखिए, पेरिस में नियम बन गए, दस्तखत हो गए, लेकिन जब किसी देश में इन अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन होता है तो आवाज कौन उठाता है? यही एंट्री होती है एमनेस्टी इंटरनेशनल की। जी, 1961 में पीटर बेनसन ने इसकी स्थापना की थी। बिल्कुल। और इसका मुख्यालय लंदन में है। अब विद्यार्थियों, जरा अलर्ट हो जाइए। एक बहुत ही पावरफुल कोटेशन के साथ मेरा अगला MCQ आ रहा है। चलिए देखते हैं। अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है। ये आदर्श वाक्य किस संस्था का है और क्या इन्हें कभी नोबेल पुरस्कार मिला है? ये जो मोमबत्ती वाला मोटो है ना, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का ही है। मतलब ये मोमबत्ती उनकी कार्यशैली को दर्शाती है। बिल्कुल। देखिए, ये संस्था उन निर्दोष कैदियों की रिहाई के लिए काम करती है जो धर्म या राजनीति के नाम पर जेल में बंद है, जिन्हें वो प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियस कहते हैं। अच्छा, तो ये लोग आवाज कैसे उठाते हैं? जब कोई आवाज नहीं उठाता, तब एमनेस्टी के कार्यकर्ता तानाशाहों को हजारों पत्र लिखते हैं। वही उनकी मोमबत्ती है।
और इसी काम के लिए इन्हें 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अरे वाह, 1977 में नोबेल, और 1978 में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार भी तो मिला था ना? जी एकदम सही। और अगर आज की बात करें तो एमनेस्टी की वर्तमान में सबसे बड़ी मांग तुर्की में होने वाले COP30 सम्मेलन में जलवायु न्याय यानी क्लाइमेट जस्टिस को लेकर है। मतलब अधिकारों का दायरा पर्यावरण तक पहुंच गया है। खैर, अब चौथी स्लाइड से संयुक्त राष्ट्र की कुछ और संस्थाओं को डिकोड करते हैं। 1968 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तेहरान में हुआ था जी, और 1993 में वियना घोषणा हुई थी। राइट। अब परीक्षा के लिए एक स्पेशल फैक्ट वाला MCQ, UN महासभा के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो भारत की विजय लक्ष्मी पंडित थीं। बहुत बढ़िया। अब जो UN की एजेंसियों का मैट्रिक्स है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं इसे आसान कर देता हूं। मेनली 4 संस्थाएं हैं। पहला है UNHCHR यानी उच्चायुक्त कार्यालय, 1993 में बना, जिनेवा में मुख्यालय है, 4 वर्ष का कार्यकाल है और प्रमुख वोल्कर तुर्क हैं। और दूसरा UNHRC? जी। लेकिन एक मिनट, UNHCHR और UNHRC ये दोनों तो बोलने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। UNHCHR एक ऑफिस है, जबकि UNHRC एक परिषद है जो 2006 में बनी। अच्छा, तो परिषद में देश शामिल होते हैं? बिल्कुल, इसमें 47 सदस्य देश होते हैं और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। समझ गया। और वो महिलाओं वाला अधिकार पत्र? वो सीडॉ है। भारत ने 1993 में इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा FIDH है, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार महासंघ है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट, एशियाई मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय हांगकांग में है। चलिए, ये अंतर तो स्पष्ट हो गया। अब स्लाइड 5 और 6 पर चलते हैं। वैश्विक मंच से अब हम भारत लौटते हैं। 1993 में भारत ने अपना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC बनाया। जी, 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ। और ये एक सांविधिक निकाय यानी स्टैच्यूटरी बॉडी है। हाँ, मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसके पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे और वर्तमान में न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम है। और एक फैक्ट जो चौंकाने वाला है, आज तक कोई भी महिला NHRC की अध्यक्ष नहीं बनी है। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो अक्सर अनदेखा हो जाता है। खैर, अब 2019 के ऐतिहासिक संशोधन पर आते हैं। यहाँ से एक बिफोर और आफ्टर वाला MCQ बनता है। 2019 के संशोधन के बाद NHRC अध्यक्ष की योग्यता और कार्यकाल में क्या बड़े बदलाव आए? ये संशोधन परीक्षा के लिए बहुत हाई यील्ड है। देखिए, 2019 से पहले अध्यक्ष पद के लिए केवल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही योग्य होते थे। लेकिन हर साल तो CJI रिटायर होते नहीं है ना, तो ये तो बहुत सीमित हो गया। बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए 2019 में नियम बदला गया। अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड CJI के साथ साथ कोई भी अन्य रिटायर्ड जज अध्यक्ष बन सकता है। अच्छा, और कार्यकाल में क्या बदलाव हुआ? पहले यह 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक था। इसे घटाकर अब 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु कर दिया गया है। 5 से 3 साल, ये तो आयोग की आजादी को कम करने जैसा लगता है। आलोचक ऐसा ही मानते हैं। इसके अलावा सदस्यों की संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी गई है, जिसमें कम से कम 1 महिला का होना अनिवार्य है। और जो पदेन सदस्य हैं वो अब 7 हो गए हैं। 2019 में दिव्यांगजनों और बाल अधिकार आयुक्त को भी इसमें जोड़ा गया था। तो ये तो हो गई राष्ट्रीय स्तर की बात। अब स्लाइड 7 और 8 के अनुसार राज्य स्तर पर आते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना 7 अक्टूबर 2002 को हुई जी, और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसके पहले अध्यक्ष AP मिश्रा थे और वर्तमान है न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण। इसकी संरचना 1 अध्यक्ष और 2 सदस्यों की होती है। अब विद्यार्थियों, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ये सवाल बहुत फंसाता है। MCQ ये है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अगर राज्यपाल करता है तो उन्हें हटाने की शक्ति किसके पास है? A मुख्यमंत्री, B राज्यपाल या C राष्ट्रपति? सामान्य ज्ञान तो यही कहता है कि जो नियुक्त करता है वही हटाता है। नियुक्ति तो राज्यपाल ही करता है, एक समिति के सिफारिश पर, है ना? हाँ। जिसमें मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं। बिल्कुल, लेकिन उन्हें हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। ये शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। वेट, एक मिनट, ये कैसा डिजाइन है? राज्यपाल नियुक्त कर रहा है पर हटा नहीं सकता। देखिए, ये जानबूझकर किया गया है।
मान लीजिए आयोग राज्य की पुलिस या मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच कर रहा है। अगर राज्यपाल के पास हटाने की शक्ति होती तो आयोग पर हमेशा दबाव रहता। अच्छा, मतलब राष्ट्रपति के पास शक्ति होने से आयोग बिना किसी डर के काम कर सकता है। जी, और इसीलिए रिटायरमेंट के बाद सदस्य कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते, ताकि उन्हें कोई लालच न दिया जा सके। बहुत ही शानदार फायरवॉल है ये। अब स्लाइड 9 और 13 पर आते हैं। ये है 1993 का रूल बुक, जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसमें 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। जी, मेरा एमसीक्यू सीधा धाराओं से है। किस धारा के तहत आयोग को जेल का दौरा करने की शक्ति मिलती है, और क्या इनकी सिफारिशें सरकार पर बाइंडिंग होती हैं? देखिए, कुछ धाराएं तो बिल्कुल रटी होनी चाहिए। धारा 6 में कार्यकाल का जिक्र है, और धारा 12 ये वो शक्तिशाली धारा है जिससे आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है। और धारा 17 भी तो है। जी, धारा 17 सीमा तय करती है। आयोग 1 साल से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। 1 साल ही क्यों? अगर अन्याय हुआ है तो समय से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है सबूतों पर। 1 साल बाद पुलिस रिकॉर्ड और गवाहों के बयान धुंधले हो जाते हैं। और जहां तक आपके बाइंडिंग वाले सवाल की बात है, नहीं, इनकी सिफारिशें सिर्फ सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं। मतलब ये आग बुझा नहीं सकते, सिर्फ अलार्म बजा सकते हैं। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। अब यहाँ कुछ हाई यील्ड रडार वाले तथ्य भी हैं, जैसे यूडीएचआर एक प्रस्ताव है। राज्य की पुलिस सशस्त्र बलों में नहीं आती, लेकिन सीआरपीएफ आती है, और ए स्टेटस वाले संस्थान पेरिस सिद्धांतों का पालन करते हैं। जी, पेरिस सिद्धांत वो मानक हैं जो तय करते हैं कि आयोग कितना आजाद है। अरे वाह, बताइए। देखिए, आर्टिकल 1 है सभी स्वतंत्र और समान। ट्रिक है एक का मतलब हम सब एक जैसे हैं। आर्टिकल 2 है भेदभाव निषेध। ट्रिक, भेदभाव हमेशा 2 लोगों के बीच होता है। बहुत बढ़िया। आर्टिकल 5 है अमानवीय व्यवहार निषेध, मतलब हाथ की 5 उंगलियों से अमानवीय व्यवहार को रोकें। और आर्टिकल 9 है मनमानी गिरफ्तारी को ना, मतलब नो नो नो, यानी 9। हाँ, ये 9 वाली ट्रिक बहुत अच्छी है। और सुनिए, आर्टिकल 11 है निर्दोषता का सिद्धांत। ट्रिक, निर्दोष निकले तो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। आर्टिकल 12 है निजता, यानी रात 12 बजे के बाद कोई डिस्टर्ब न करे। ये ट्रिक्स वाकई परीक्षा के प्रेशर में बहुत काम आएंगी। लेकिन आपको पता है, इन अनुच्छेदों का असली असर तब दिखता है जब हम इन्हें भारतीय फैसलों से जोड़ते हैं। वो कैसे? जैसे आपका जो आर्टिकल 9 है, मनमानी गिरफ्तारी पर रोक, यही तो डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल और जोगेंद्र कुमार केस में दिखता है। अच्छा, डीके बसु वाली गाइडलाइंस जो हर थाने में लिखी होती हैं। बिल्कुल, कि पुलिसकर्मी की नेम प्लेट होनी चाहिए, गिरफ्तारी का मेमो बनना चाहिए। और जो पॉक्सो कानून है ना बच्चों के लिए, वो भी संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार सम्मेलन से प्रेरित है। मतलब ये पेरिस के नियम सिर्फ किताबों में नहीं है, हमारे गली मोहल्ले के थानों तक आ चुके हैं। यही तो आखिरी स्लाइड 14 का सार है। इसे सिंथेसिस आर्क कहते हैं। मतलब ग्लोबल से लोकल तक का सफर। जी, स्टेप 1 ग्लोबल है, 1948 में पेरिस में यूडीएचआर। स्टेप 2 राष्ट्रीय है, 1993 में भारत का कानून और एनएचआरसी। और स्टेप 3 राज्य स्तर, जैसे 2002 में यूपी का एसएचआरसी। बिल्कुल। और अंत में स्टेप 4 है जमीनी हकीकत, जैसे डीके बसु गाइडलाइंस, जो यूपी के किसी थाने में एक आम इंसान को बचाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का असली मकसद यही है। क्या बात है। तो सुनने वालों, आज हमने पीडीएफ की हर एक स्लाइड को डिकोड कर लिया है। कागजों पर हमारे अधिकार बहुत मजबूत हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब हम जागरूक होते हैं। जी, जागरूकता ही सबसे बड़ा अधिकार है। और चर्चा खत्म करने से पहले मेरा एक सवाल है, जिस तरह से एआई और डेटा का इस्तेमाल बढ़ रहा है, क्या भविष्य में एल्गोरिदम से अपनी निजता बचाना चौथी पीढ़ी का मानवाधिकार बनेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत ही गहरा सवाल है ये। तो आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।